Hello everyone, welcome to my new channel Learn with Ruby Saroज। कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई, कर लो रिवीजन मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आइए मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीच में भारत का भूगोल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करती हूँ भारत का सामान्य परिचय से। आइए हमारे साथ रिवीजन करिए। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, जो चीन के बाद बड़ा देश है भारत। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,111 किलोमीटर और पाकिस्तान के गैर कानूनी वाला जो है वो ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर, गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। कुल गांव की संख्या कितनी है? तो 6,40,932 है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन है, अभी अभी आपने जितना पढ़ा है उसी में से अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है? तो नहीं, भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फिर तीसरा है ऑप्शन की कर्क रेखा के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नहीं, ये पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि उत्तर में जो है कि उपोष्ण है, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है। तो इसलिए इसमें जो केवल सही आंसर है वो केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका एक बार व्याख्या भी देख लें। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23°30' उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है।
इस कथन में 1 और 4 गलत है, 2 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो ऑप्शन दिया है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो जी नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। ऑप्शन 4 है कि 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है, तो ये सही है। तो इसमें आंसर क्या है? तो डी सही है, 2 और 4, तो 2 का डी सही है। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 अंश 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो भारत का स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो क्वेश्चन इसका 4 का सी है, 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि ऊपर आपने व्याख्या में कई बार देखा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, और परंतु इसकी जो जनसंख्या कितनी है? संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, व्याख्या में देखिए, 5 का बी सही है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो अभी आपने देखा है कि भारतवर्ष में लगभग 6,40,932 है, तो इसका डी है, इनमें से कोई सही नहीं है। व्याख्या देखिए, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 7 का डी जो है सही नहीं है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक, देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। 8 का ए है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, ये सही है। बी है कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो हाँ, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो नहीं, यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम जो सूर्योदय है अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या में कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो इसलिए यहाँ तक जो अक्षांशीय वो था परिचय हमने बताया। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन करने में आसान रहेगा। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में विभाजित किया जाता है या दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है कि 179 होगी। तो 179 होगी। किन्हीं 2 समांतर, क्योंकि 89 उत्तर में और 89 दक्षिण में। फिर इसके बाद जो है कि एक भूमध्य रेखा, तो इसके बाद कुल 179 है। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 2 समांतर अक्षांश रेखा के जो मध्य की दूरी है लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 अंश देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। तो आपने देखा कि 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के जो बीच की अधिकतम दूरी है वो 111.3 किलोमीटर होती है। कह रहे देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये घटती हुई प्रतीत होती है और दोनों रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है 23.5 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का जो विस्तार है उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 अंश से उच्च अक्षांश 90 अंश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे कि भारत विस्तृत है तो कितने से कितने अक्षांशों के बीच स्थित है। तो आपने देखा था 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 8 अंश 4 मिनट इसमें कौन सा है, तो इसमें बी है। 8 अंश 4 मिनट ये दक्षिण का है से लेकर 37 अंश 17 मिनट ये क्या है, उत्तरी है। इसका व्याख्या भी देख ले। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका जो है कि कोई विकल्प सही नहीं है, इसका डी है, क्योंकि 6 अंश 4 मिनट से लेकर या 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट एकदम कन्फर्म याद करिए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिख रहा है कि 8 अंश 4 मिनट लेकिन 37 अंश 6 मिनट नहीं है। उस समय आपको लगेगा कि ये 37 अंश 17 मिनट में मार देते, क्योंकि 8 अंश 4 मिनट दिया है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसे क्लियरली समझ लें कि यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 68 अंश 7 से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ये सही है, एक का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है किससे एक से होकर जाता है, तो राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम नोट्स में भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से भी, तो उसमें हम क्लियरली 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पे स्थित उसकी राजधानी अक्षांश देशांतर उसमें बहुत क्लियरली हमने नोट्स बना करके वीडियो डाला है। आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको वो माइंड में सेट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें बताने में आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब जैसे ये पूछा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरता है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि राजस्थान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिस जिले से 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 अंश पूर्वी देशांतर। तो 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। 70 अंश जो है पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब नेक्स्ट, भारत एवं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। कहीं लोग ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करते हैं, जैसे वो चर्चित ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, इससे भी लोग ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं, जिसको मैं
अच्छे से याद हो जाएगा, उसे किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप खुद से प्रैक्टिस करके मेहनत से पढ़ेंगे तो किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भारत का मैप है जिस पे दिखाया गया है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो 8 राज्य हैं, ये जो कि कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। अगर क्वेश्चन और डीपली पूछेगा तो आपको ऐसे पूछेगा कि जो कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी उत्तर में स्थित है। तो ध्यान दें कि यहाँ पे केवल मात्र 3 राज्य हैं जिसकी राजधानी उत्तर में स्थित है, जैसे राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। इन तीनों राज्यों की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और जितने भी राज्य हैं, मतलब 5 राज्य और बच गए, इन 5 राज्यों की जो राजधानी है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आप जैसा कि जानते हैं टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपने यहाँ पे देखिए कि 8 राज्य भारत के जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे छोड़ करके 8 जो राजधानियाँ हैं उसे भी आप छोड़कर देखें और बच गया जो है कि 28 राज्य, जो है 28 में तो 8 ही हो गया। इसमें से कर्क रेखा के उत्तर में कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, तो उसे जो है कि ध्यान दें कि ये 12 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसे अगर लेकिन राजधानी पूछेगा तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 राजधानी इसका जो कर्क रेखा से होकर गुजर रही है उसका राजधानी भी उत्तर में है 3 का, तो 12 3 15 हो गया। लेकिन जैसे पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, एक ही है, तो इसलिए टोटल 14 हो जाएगा। तो अब ऐसे पूछे कि कर्क रेखा के दक्षिण में कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में हैं, तो कर्क रेखा के दक्षिण में 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। लेकिन जो है कि कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। और इसके बाद जो है कि आगे देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज़ क्वेश्चन पूछ ले कि कर्क रेखा दक्षिण में कितने राज्यों की जो राजधानी दक्षिण में है, तो 8 राज्य अभी बताई हूँ वो, और टोटल 5 राज्य, तो 13 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इतना डीपली आपको याद होना चाहिए। और कौन राज्य कहाँ पे स्थित है, किसकी राजधानी क्या है, इसको भी कन्फर्म याद रहेगा तो आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब यहाँ पे भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति दिखा रहा है। अगरतला का 23.5 अंश है, और जो है कि गांधीनगर जो गुजरात का है उत्तरी अक्षांश लगभग अगरतला और गांधीनगर का बराबर ही है, उसका 23 अंश 50 है, इसका 23 मिनट 19 है। और फिर इसके बाद देखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, इन तीनों का, और भोपाल 5 का जो है कि ये दिखा रहा है कि 23 अंश से कुछ है। और इसी प्रकार से उज्जैन का भी 23 अंश है और अहमदाबाद का भी 23 है। मात्र कोलकाता का 22 अंश है, 22.5 है, और वाराणसी का 25 अंश 18 अंश। तो इसे ध्यान में रखें। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें क्वेश्चन में देखिए कौन सा राज्य जो कि कर्क रेखा के गुजरती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्या है, झारखंड, जो बिहार से ही कट करके अलग हुआ था। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश
से कट कर के छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर को बिहार से कट के झारखंड 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें इस बात को भी, क्योंकि पूछा जाता है। और आगे चलते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य जैसे कुल 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का भी भाग है, तो इसलिए बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो कौन सा है? 1 2 4, 2 का ए सही है। कर्क रेखा गुजरती है तो ये जो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे सभी से 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर। मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है तो वो है गांधीनगर। विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों का अक्षांशीय स्थिति के अनुसार जो है कि इसमें दिया हुआ है कि कर्क रेखा की सबसे निकटतम कौन है? तो इसमें दिया है कि गांधीनगर कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर, इसमें जो दिया हुआ उसके अनुसार, क्योंकि गांधीनगर 2350 क्या है, कहाँ है गांधीनगर का? 2319 पे है। तो इसमें जो है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है कौन? तो इसमें दिया है गांधीनगर। ठीक है, क्वेश्चन दूरी के अनुसार उपर्युक्त में से कर्क रेखा की सबसे कम अक्षांशी अंतर गांधीनगर का, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। कम अक्षांशी अंतर जो है कि गांधीनगर का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के जो निकट है कोलकाता। कर्क रेखा का वास्तविक जो अक्षांश है विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश है और कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 अंश उत्तर। 23.5 अंश उत्तर जो है अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर है बी। कौन है? तो मणिपुर। कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन है? तो मणिपुर है। राज्य पूछा है। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि 11 जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम हो गई? जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिल्ली में। सूर्य की उत्तरायण भूमध्य रेखा की उत्तर होने के बाद से ही उत्तरीय गोलार्ध में जो दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति
के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो कह रहे हैं कि जबलपुर। जबलपुर जो है, जबलपुर शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। ठीक है, जबलपुर शहर है। जबलपुर का 23:11 उत्तर में है। ये जो है कि पूछ रहा है कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटस्थ है, तो बोल रहा है कौन है कर्क रेखा के निकटस्थ है, तो 23:11 उत्तर। उपर्युक्त शहरों की जो अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश और कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। अक्षांशीय अंतर जो है सबसे कम है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी 2 बार काटती है। और यह मध्य प्रदेश में उद्गम होती है, होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, मानक समय पढ़ते हैं। भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य या ग्रीनविच मीन टाइम जो है कि से 5.5 घंटा आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 जो है कि देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 अंश के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती है। कह रहे कि प्रधान यामोत्तर 0 अंश के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर के 360 अंश तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। कह रहे ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, पश्चिम की ओर स्थित 180 अंश तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट में 1400 टोटल कितना 1440 मिनट 360 अंश घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 अंश है। अतः 1 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1 मिनट 1440 भाग 360 का समय लगता है भाग देने पर। तो इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर
पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 अंश प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है। 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 अंश से 180 अंश पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। तो 180 अंश पूर्व 180 अंश पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ 180 अंश पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जो काल्पनिक रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। क्वेश्चन दिया है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिसे यामोत्तर पर है वह कितना होगा। तो आंसर में दिया है 172 अंश 172 अंश पूर्वी। इसमें व्याख्या अच्छे से किया है कि जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच तो 15 छक्का 90 तो 15 अंश में 1 घंटा का अंतराल होगा। तो भारत का जो मानक समय 82.5 अंश यामोत्तर है अतः वह स्थान 90 + 82.5 तो 172 अंश पूर्व होगा क्योंकि 15 अंश जो है कि 1 घंटा में होता है तो 6 घंटा में कितना होगा तो 15 छक्का 90। तो अब इस 90 को जैसा कि आप जानते हैं भारत का मानक 82.5 अंश है तो वह स्थान 90 जो है कि अब + 82.5 अंश है तो हो जाएगा 172 172 अंश पूर्व होगा क्योंकि भारतीय मानक समय का पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 4 मिनट पूर्व से 97 अंश 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है तो 97 अंश 97 अंश पूर्व से क्या है 97 अंश पूर्व है। 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश पूर्व है ना जो पूर्वी जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच। गुजरात के पश्चिम अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर जो है कि कितना होगा 97.5 में से 68 जो है कि निकालने पर होगा 29 अंश 26 मिनट। चूँकि देशांतर में 4 मिनट का अंतर है इसीलिए 29 और 26 × 4 लगभग 118 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। जैसे आपने यहाँ पे विस्तृत व्याख्या देखा है इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो समझ आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है।
जबलपुर की जो देशांतर रेखा है इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सी कथन सही है, दूसरा और तीसरा। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसे याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय जो है देशांतर के निकटतम है? तो रीवा जो है कि शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं 92 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग या मेघालय की राजधानी जो भारत के मानक समय के बीच 92 में से 82.5 अंश को घटाने पर 9.5 अंश देशांतर का अंतर है। तो एक देशांतर में 4 मिनट है तो इनके बीच 9.5 है तो कितना हो गया? 38 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारत मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 14.5 मिनट। 120 अंश पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर 120 में से 82.5 घटा देंगे तो 37.5 अंश का हो जाएगा। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है इसलिए 37.5 अंश में जो है कि कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करने पे 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न 12 बजे है इसलिए जो है कि 120 अंश पूर्वी देशांतर पर 12.5 + 2.5 क्या होगा? 14.5 का समय होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 अंश किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा के 82.5 अंश पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 अंश पूर्वी जो है कि भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय से अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। बी सही है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे हैं तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो सी 7 बजेंगे। अरुणाचल प्रदेश तिरप जो है 95 अंश, गुजरात के कांडला 70 अंश 11 मिनट में सूर्योदय समय देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटों का अंतर रहता है। अतः तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? कौन सा शहर
दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो बंगलुरु शहर जो है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। दिल्ली का देशांतरीय विस्तार 76 अंश 50 मिनट पूर्व से 77 अंश 22 मिनट पूर्व के मध्य वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा, इसलिए 13 का ए सही है। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु। अब दूरस्थ बिंदु के बारे में देखते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों के शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो है कि इंदिरा कॉल लद्दाख में है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोतिया गुजरात में है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में या बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। भारत के मुख्य भूमि का जो सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ जो है कि सबसे पूर्व की ओर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी पर मिलते हैं। अब सीमावर्ती देश देख लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बंगाल, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106 लगभग 15,200 और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नलिखित है। तो बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर,
चीन का 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है और नेपाल का 1751 किलोमीटर है, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, कुल 15,106, लगभग 15,200 किलोमीटर, जिसको मैप अच्छे से याद रहेगा, ये बताने में बहुत ज़्यादा इजी होगा, जिसे मैंने अच्छे से आप लोग को पढ़ा करके नोट्स बना करके हर प्रकार से बता दिया है। तो वीडियो जाकर देखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की के साथ सबसे लंबी सीमा और पश्चिम बंगाल राज्य की भी सबसे लंबी सीमा बनाता है राज्यों में। देश में बांग्लादेश और राज्य में पश्चिम बंगाल। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। यहाँ पे भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा और अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। किसका है? भारत म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा किसका है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। और यहाँ पे एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल आपको बता दें, भारत के 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर में हिमालय, कह रहे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया था। ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है फिर इसके बाद जो है कि 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। और इस यहाँ बता रहे थे कि मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा नागा पटकोई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की स्पर्श करती है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी जो है सीमा बताने में कठिन नहीं लगेगा। आइए हम समझाते हैं, बताते हैं आपको। क्वेश्चन दिया है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। कह रहे कि जो असम राज्य है क्या भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है? तो इसमें जो है कि ये सही है, पहला। दूसरा है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा है। जो पश्चिम बंगाल है क्या भूटान की सीमा से लगा है तथा नेपाल की सीमा से लगा है? तो जी हाँ, नेपाल जो है कि और भूटान के सीमा से लगा हुआ है। तीसरा है कि मिजोरम जो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। जो मिजोरम है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है कि तीनों सही है। देखिए इसमें कितना अच्छे से दिया हुआ है कि मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जो असम है, असम राज्य देख रहे हैं किससे लगा है? तो भूटान और बांग्लादेश से। असम राज्य जो है कि भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो और दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है। जो है पश्चिम बंगाल है नेपाल और भूटान की सीमा से लगा, ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसमें मणिपुर का जो ये नहीं लगती है, 2 का सी है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो नागालैंड जो है कि बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य बांग्लादेश की सीमा से, तो कौन सा है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा जो है कि लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं मिलती है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं इस प्रकार है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है। जो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसके साथ? तो असम राज्य के साथ स्पर्श करती है। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार राज्य जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है तो बिहार, वो कौन सा जो राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो बिहार राज्य जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 1998 भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3
पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ है, विवादग्रस्त मुद्दे हैं। किसका? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसमें आंसर क्या दिया है कि ए सही है। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 है और बी का 1, सी का 3। इसका व्याख्या देखिए। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और बुलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। सरक्रिक क्षेत्र नियंत्रण रेखा क्षेत्र सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है सरक्रिक क्षेत्र को है, बी नियंत्रण रेखा को है और सी जो है सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश की जो टच करती है वो जो म्यांमार के साथ जो सीमा टच करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। जो असम राज्य की सीमा है म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से, तो असम की नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम, बिहार। बी सही है। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है तो अध्यारोपी सीमा का। और क्वेश्चन नंबर 18, भारत चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, जो कि इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो किसकी? तो कह रहे कि सिक्किम।
भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसके बाद जो है कि कह रहे त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहीं पश्चिम बंगाल केवल उत्तरी क्षेत्र के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम 3 ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। क्योंकि जो नेपाल की सीमा रेखा है वो कितना है 1751, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, चीन का 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश का 4096.7 किलोमीटर है। तो आज का पूरी तरीके से जो चैप्टर है ख़त्म हुआ। इसे 1-2 बार खूब रिवीजन करिए और मेहनत करने वाला ज़रूर सक्सेस होता है। आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।